बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, आज हमारा पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर 81। द IQ ऑफ अ स्टूडेंट हैविंग 12 years मेंटल एज एंड 10 years फिजिकल एज विल बी। इसका आंसर है 120। अब कैसे है देखो, मैंने सॉल्व किया है, ये आपके सामने लिखा हुआ है कि 12 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 100। 12 जो है ना मेंटल एज आ जाएगा और 10 जो है वो क्रोनोलॉजिकल या फिजिकल एज आ जाएगी और मल्टीप्लाई 100 के साथ करें तो ये 120 इसका आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 82 है द क्वालिटी ऑफ टेस्ट दैट मेजर्स व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर। ये वैलिडिटी होती है। अच्छा, वैलिडिटी के जो कीवर्ड्स है मैंने पहले बताए थे, मजीद इसको देख लें। वैलिडिटी जो है ना उसके अंदर जो है ना कंटेंट, क्राइटेरियन और कंस्ट्रक्ट ये अल्फाज आते हैं, जबकि रिलायबिलिटी के अंदर जो है ना वो टेस्ट, टेस्ट, इंटररेटर और इंटरनल कंसिस्टेंसी ये मतलब कीवर्ड आते हैं। तो यहाँ पर बात की गई है कि व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर, यानी कि जिस चीज का क्लेम किया जाए तो ये जो है ना इसमें आएगा वैलिडिटी। और उसके बाद ये कि वैलिडिटी में एक्यूरेसी ऑफ मेजर आता है और रिलायबिलिटी में कंसिस्टेंसी ऑफ मेजर आता है। 83 है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टेस्ट टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन हाई अचीवर्स एंड लो अचीवर। देखो, हाई अचीवर्स और लो अचीवर्स के दरमियान जो फर्क करता है ना तो वो क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी। ये ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त है। 84 है इफ द स्कोरिंग ऑफ द टेस्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी फैक्टर क्वालिटी ऑफ टेस्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिविटी। जब भी कोई फैक्टर अगर इफेक्ट करेगा ना टेस्ट को, उसके स्कोर को, इसका मतलब है वो उसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, उसमें फिर सब्जेक्टिविटी पाई जाएगी। अगर कोई भी फैक्टर उसको इफेक्ट ना करे तो फिर वो ऑब्जेक्टिविटी होगी। ऑप्शन नंबर 85 है द क्वालिटी ऑफ टेस्ट टू गिव सम क्रॉस स्कोर्स व्हेन एडमिनिस्ट्रेटेड एट डिफरेंट ओकेजन इज लायबल। अच्छा, रिलायबिलिटी। अब देखिए, सेम स्कोर्स, एक वर्ड है सेम स्कोर, कंसिस्टेंसी, टेस्ट, टेस्ट, ये तमाम कीवर्ड जो है ना रिलायबिलिटी के लिए होते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है क्वालिटी ऑफ टेस्ट, कि टेस्ट की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है, टू गिव सेम स्कोर्स व्हेन एडमिनिस्टर्ड एट डिफरेंट ओकेजन। जहां पर भी उस टेस्ट को मेजर किया जाए तो उसमें रिलायबिलिटी होगी, सेम स्कोर आएगा। 86 is the sample of the question in the test is sufficiently large enough the quality of test is। देखें, जब भी कोई टेस्ट बनाया जाए तो वो इतना मतलब लार्ज होना चाहिए कि वो तमाम जो बुक के जो कंटेंट है उसमें से हो। ये ना हो कि एक क्वेश्चन उठा के दे दिया जाए और उसी पे ही जो क्या करें कि बच्चों का या टेस्ट देने वालों का आप क्या करें, मवाजना कर लें। नहीं, इसमें यह है कि आप एक चैप्टर है, चैप्टर में से आपने तमाम मतलब चैप्टर में से जितने क्वेश्चन बनते हैं तो उनमें से मतलब 90+ जो % होता है उसमें से क्वेश्चन उठाएं। अब ये नहीं कि आपने क्वेश्चन उठा लिया लास्ट में से एक ही और वो ही दे दिया और उसी से आपने सैंपल ले लिया कि ये ठीक है और ये गलत है। अब जब इस तरह हम एक क्या करते हैं, किसी की एक खामी को देखकर बस उसके ऊपर क्या करते हैं, उसकी सारी अच्छाइयों क्या कर देते हैं, पीछे हटा देते हैं, उस खामी के ऊपर गौर करते हैं। तो असल में ये चीजें यही टेस्ट के बारे में है कि वो इतना एडुकेट होना चाहिए कि वो तमाम जो चैप्टर या बुक पढ़ाई गई है हो तो उसमें से तमाम चैप्टर्स में से, तमाम पार्ट्स में से चैप्टर के, उसमें से वो क्वेश्चन उठाया जाए और इतना मतलब लार्ज होना चाहिए कि ताकि हर बच्चा उसको अटेम्प्ट कर सके। अब एक बच्चे ने पूरी बुक पढ़ी है उसमें और एक बच्चे ने सिर्फ एक चैप्टर पढ़ा है और उसी में से क्वेश्चन आ जाए तो उसमें बड़ा फर्क होगा। तो इसी तरह जब पूरी बुक पढ़ने वाला बच्चा और एक चैप्टर पढ़ने वाला बच्चा जब आपस में मुवाजना किया जाएगा तो पूरी बुक पढ़ने वाले बच्चे को क्वेश्चन के आंसर ज्यादा आएंगे तो वो हाई अचीवर्स बन जाएगा। तो इसीलिए इसको एडुकेट होना चाहिए, तमाम जो है ना क्राइटेरिया जो बुक का होता है या टेस्ट का होता है उसमें शामिल होना चाहिए। 87 है द क्वालिटी ऑफ टेस्ट शोइंग ईज ऑफ टाइम, कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरप्रिटेशन इज कॉल्ड यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी होता है टाइम, कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन और इंटरप्रिटेशन इसमें आती है। 88 है आइटम एनालिसिस फोकस टू फाइंड आउट। आइटम एनालिसिस जो है ना फैसिलिटी इंडेक्स को भी करता है, डिस्क्रिमिनेशन पावर भी है, इफेक्टिवनेस ऑफ डिस्ट्रैक्टर है, ये तमाम इसके आंसर दुरुस्त है। 89 है फैसिलिटी इंडेक्स डिफिकल्टी लेवल।
याद रखें जब भी फैसिलिटी इंडेक्स का लफ्ज आएगा तो आपने याद रखना है ये डिफिकल्टी लेवल की बात हो रही होती है। ऑफ एन आइटम डिटरमिन्स वो है ईज और डिफिकल्टी कि फैसिलिटी इंडेक्स में जो है ना ये देखा जाता है कि आइटम जो है वो इजी है या डिफिकल्टी है उसके अंदर। 90 हाई एंड लो अचीवर्स आर सॉर्टेड आउट बाय डिस्क्रिमिनेशन पावर। अब देखिए मैंने पीछे बताया 89 क्वेश्चन में देखिए फैसिलिटी इंडेक्स जो है वो डिफिकल्टी लेवल को बताता है। उसमें क्वेश्चन मतलब जो रिजल्ट आता है वो क्या है, वो इजी है बच्चों के लिए या डिफिकल्टी है उसके अंदर। और जो हाई अचीवर जो लो अचीवर्स होते हैं उसमें डिस्क्रिमिनेशन पावर या डिफरेंशिएबिलिटी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। अब ये दो एक अलग चीजें हैं। 91 है, the test item is acceptable when its difficulty facility index or difficulty level ranges from 30 to 70% के दरमियान जो आइटम होगा टेस्ट आइटम वो एक्सेप्टेबल है, ये बात याद रखें। 30 से कम हो तो वो क्या होगा, बिलो 30 हो तो डिफिकल्ट होगा और अबव 70 हो तो वो इजी होगा। ये बात आपने ये रेंज याद रख लेनी है। ये डिफिकल्टी लेवल या फैसिलिटी इंडेक्स की रेंज है। 92 है, टेस्ट आइटम इज वेरी इजी व्हेन वैल्यू ऑफ फैसिलिटी इंडेक्स डिफिकल्टी लेवल इज हायर देन। अब देखो 70 से अबव है तो वो क्या होगा, वो इजी होगा, वेरी इजी। और जब 30 से कम है तो वो वेरी डिफिकल्ट होगा और 30 टू 7 के दरमियान है तो क्या होगा, वो एक्सेप्टेबल होगा। 93 है, टेस्ट आइटम इज वेरी डिफिकल्ट व्हेन वैल्यू ऑफ फैसिलिटी इंडेक्स डिफिकल्टी लेवल इज लेस देन 30%। जब 30% से कम होगा तो वेरी डिफिकल्ट हो जाएगा और 30 टू 7 ये एक नॉर्मल रेंज है, एक्सेप्टेबल है। 94 है, डिस्क्रिमिनेशन पावर ऑफ एन आइटम। नंबर 94 है, डिस्क्रिमिनेशन पावर ऑफ एन आइटम इज एक्सेप्टेबल व्हेन इट्स वैल्यू रेंजेस 0.30 से 1 तक। अब देखिए एक होता है फैसिलिटी इंडेक्स, उसमें डिफिकल्टी लेवल बताया जाता है वो इजी है या डिफिकल्ट है, वो 30% से 70% में एक्सेप्टेबल है। डिस्क्रिमिनेशन पावर या डिफरेंशिएबिलिटी जो है ना वो 0.30 से 1 तक हो तो वो हाई अचीवर्स और लो अचीवर्स में फर्क करेगा। अगर 0.30 से नीचे हो तब भी नहीं करेगा और 1 से ऊपर हो तब भी नहीं करेगा और 1 तक हो तो वो 100% जो क्या करेगा वो डिस्क्रिमिनेशन पावर उसमें होगी, उसमें डिफरेंशिएबिलिटी होगी, हाई अचीवर्स और लो अचीवर्स में फर्क करेगा। 95 है, टेस्ट आइटम डिस्क्रिमिनेट्स 100% व्हेन इट्स वैल्यू फॉर डिस्क्रिमिनेशन इज 1। जब 1 होगी तो 100% जो है ना वो हाई अचीवर्स और लो अचीवर्स को अलग करेगा। 96 है, टेस्ट आइटम कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट लो अचीवर्स एंड हाई अचीवर्स वेयर इट्स वैल्यू इज लोअर देन। देखो 0.30 से कम होगी तो वो लो अचीवर्स हाई अचीवर्स के दरमियान फर्क नहीं कर पाएगा, तो इसकी रेंज होनी चाहिए 0.30 से 1 तक। ये डिस्क्रिमिनेशन पावर का मतलब एक फार्मूला है। और फैसिलिटी इंडेक्स डिफिकल्टी लेवल में 30% से 70% होना चाहिए। 30% से नीचे होगा तो वो क्या होगा, डिफिकल्ट होगा और 30% 70% अबव होगा तो क्या होगा, वो इजी होगा। इसीलिए फैसिलिटी इंडेक्स की जो वैल्यू है वो 30% टू 70% ये एक एक्सेप्टेबल वैल्यू है। और ये जो डिस्क्रिमिनेशन पावर या डिफरेंशिएबिलिटी है या हाई अचीवर्स या लो अचीवर्स हैं उसमें 0.30 से 1 तक होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो वो हाई अचीवर्स और लो अचीवर्स के दरमियान फर्क नहीं कर पाएगा वो आइटम। 97 है, गुड डिस्ट्रैक्टर इज दैट विच अट्रैक्ट्स लो अचीवर्स मोर देन हाई अचीवर। देखिए ऐसा टेस्ट ना हो ना जिसमें हाई अचीवर तो कर लें लेकिन लो अचीवर को समझ भी ना आए, तो आपने ऐसा मतलब टेस्ट करना है, ये ऐसा डिस्ट्रैक्टर रखना है कि जिसमें लो अचीवर ज्यादा अट्रैक्ट हो उसमें हाई अचीवर से ज्यादा, तो वो एक अच्छा गुड डिस्ट्रैक्टर होगा। 98 है, बैड डिस्ट्रैक्टर क्या होते हैं, अब इसमें तमाम है पढ़ देता हूँ। अट्रैक्ट्स हाई अचीवर्स मोर देन लो अचीवर्स। बैड डिस्ट्रैक्टर ये है कि हाई अचीवर तो उसमें अट्रैक्ट होते हैं जबकि लो अचीवर नहीं होते, ये बैड डिस्ट्रैक्टर की निशानी है। डज नॉट अट्रैक्ट एट ऑल टू एनी स्टूडेंट, किसी को भी अट्रैक्ट नहीं करता, तो इसका मतलब ये भी गलत है। अट्रैक्ट हाई अचीवर्स एंड लो अचीवर्स इक्वली, ये भी गलत है। हाई अचीवर्स और लो अचीवर्स जब इक्वली उसको अट्रैक्ट करेंगे तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए डिस्ट्रैक्टर गुड डिस्ट्रैक्टर ऐसा होता है जो लो अचीवर्स को ज्यादा अट्रैक्ट करे
और हाई अचीवर्स को कम अट्रैक्ट करे, यानी कि उनको भी करे लेकिन ज्यादा क्या करे, लोअर अचीवर को भी उसमें इन्वॉल्व करना शुरू कर दे, तो वो डिस्ट्रैक्टर होता है और बैड डिस्ट्रैक्टर होता है। जो ये तमाम जो 3 आंसर मैंने बताए ये होते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, द टाइप ऑफ इंटरव्यू व्हेन इंटरव्यू इज वन इंडिविजुअल इंटरव्यू, ये इंडिविजुअल इंटरव्यू होता है, एक बंदे का इंटरव्यू, इनफरादी इंटरव्यू जिसे कहते हैं। 100 है, व्हाट इज इंटरव्यू कॉल्ड व्हेन इंटरव्यू आर मोर देन वन, ग्रुप इंटरव्यू। अच्छा, इस क्वेश्चन में देख लें कि इंडिविजुअल इंटरव्यू और ग्रुप इंटरव्यू में थोड़ा फर्क है। देखिए, जब इंटरव्यू यानी कि इंटरव्यू जो है ना वो अगर एक हो, मतलब फर्ज करो कि मैं अपना इंटरव्यू देता हूं किसी को, पैनल को या किसी को भी, तो वो इंडिविजुअल इंटरव्यू होगा। और जब मिलके ग्रुप में बैठ के 4 से 5 कैंडिडेट इंटरव्यू देंगे तो वो ग्रुप इंटरव्यू होगा। ये बात अपने फर्क याद रख लें। एक बंदे का इंटरव्यू जब हो तो वो इंडिविजुअल, और जब एक से ज्यादा का हो तो ग्रुप इंटरव्यू कहलाता है। अब नेक्स्ट है 101, द प्लान्ड इंटरव्यू इज, ये देखो ये होता है स्ट्रक्चरल इंटरव्यू, जो पहले से प्लानिंग की जाए उसकी वो इंटरव्यू क्या कहलाता है, स्ट्रक्चरल इंटरव्यू। डिस्कशन इज कंसंट्रेटेड ऑन वन प्रॉब्लम, जब एक प्रॉब्लम पे डिस्कस किया जाए तो फोकस्ड इंटरव्यू होता है। 103 है, द कलेक्शन ऑफ प्रोडक्टिव वर्क कॉल टू एवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट। हाँ देखिए, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को जब एवेल्युएट किया जाए और उसको एक वर्क के तौर पे कलेक्ट कर लिया जाए, उसे पोर्टफोलियो कहते हैं। 104 है, द टाइप ऑफ मार्किंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम इज, क्या कहलाता है, ट्रेडिशनल मार्किंग सिस्टम, पास फेल सिस्टम, लेटर्स टू द पेरेंट, ऑल ऑफ द अबव। द टाइप ऑफ मार्किंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम, ये ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त है। 105 है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 20, 21, 22, 23। इसमें देखिए 3 चीजें होती हैं। अब ये एवरेज मतलब ये होता है, इसको दूसरे लफ्जों में मीन भी कहते हैं, और दूसरा जो इसका मतलब आता है स्टैटिस्टिकल जो टर्म है ये मीडियन आता है, और मीडियन या मेडन, और तीसरा आता है मोड, और चौथा आता है रेंज। अब मीन क्या है, एवरेज क्या है? मीन में आपने जो आपके पास वैल्यूज दी गई हैं, जो डिजिट्स दी गए हैं, उनको आपस में जमा करें, और जो आंसर आए, जो मतलब जमा करके जो जवाब आता है, तो उसको जो तादाद दी गई है, अब ये देखो मैं आपको हल करके दिखा देता हूं। 20, 21 प्लस 22 प्लस 23 सबको आपस में ऐड करें तो जो जवाब आएगा उसको 4 पे तकसीम करेंगे, तो इसका जो जब जवाब आएगा वो 21.5 आएगा। ये मैंने सामने हल भी किया हुआ है। अब देखें, ये जो है ना टोटल 20 प्लस 21 प्लस 22 प्लस 23 ये 86 बनता है, और जो इसका मतलब टोटल जो डिजिट्स हैं वो मतलब वैल्यूज हैं वो 4 हैं, उसको तकसीम करें इस पे 86 पे, तो क्या आंसर आएगा 21.5। तो ये होता है मीन या एवरेज जिसे कहते हैं। अब नेक्स्ट है व्हाट इज द मोड ऑफ 5, 6, 3, 5, 7, 2, 5, 7। अब मोड क्या, मीन क्या, मेड इन, देखिए मीन मैंने बता दिया कि तमाम जो वैल्यूज हो तो उसको प्लस करें, और जो जितनी वैल्यूज दी गई हैं टोटल नंबर पे डिवाइड करें तो आपका जवाब आ जाएगा। फिर है मीडियन। मीडियन जो है ना वो क्या होता है, उसमें आपने जो वैल्यूज दी गई उसको तरतीब से लेना है, जो दरमियान में वैल्यू आएगी। अब मैंने इसके आपको बताया था कि 1 से लेकर 7 तक अब गिनती है, उसमें से जो है ना 1, 2, 3 एक तरफ आ गए, और 4 जो है ना ये मीडियन बन गया, और 5, 6, 7 जो है ना ये एक तरफ आ जाएंगे। और मोड जो क्या होता है, मोड होता है जो चीज बार बार रिपीट हो, जो नंबर बार बार रिपीट हो उसको क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। और रेंज क्या होता है कि हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा उसमें, उसका आंसर आ जाएगा। अब ये मैंने साथ में एक चार्ट में अटैच किया है, इसको देख लें गौर से, आपको समझ आ जाएगी। अब यह मोड का जो डेफिनेशन थी वो कॉमन नंबर, बार बार जो नंबर रिपीट हो रहा है। अब इसमें 5 जो है ना 3 टाइम रिपीट हुआ है, तो 5 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 107, व्हाट इज द मीडियन ऑफ 3, 4, 5, 7, 1, 9, 2,
6, 8 इनको तरतीब से लिखें तो 5 जो है ना वो दरमियान में आएगा तो उसका मीडियन कहलाएगा, क्योंकि जो ऑड नंबर होते हैं उसमें मीडियन एक ही डिजिट निकल आता है, लेकिन जो इवन नंबर होंगे तो उसके दरमियान में 2 डिजिट आएंगे, तो उनको आपस में जमा करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा। अब ये कितने हैं देखें, 2, 4, 6, 8 और मतलब 9। अब इसमें जो है ना 5 दरमियान में आ जाएगा, ये 1 से 9 तक है तो 5 दरमियान में, 4 एक तरफ, 4 एक तरफ। 108 व्हाट इज द मीडियन ऑफ 1, 6, 4, 5। अब देखो 1 से लेकर 6 तक ये डिजिट है, अब 1 से लेकर 6 तक है तो इसमें 4 और 5 दरमियान में आएगा, तो इसको जनाब इस पे क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 3 और 4 जो है ना दरमियान में आएगा, 3 और 4 दरमियान में आएगा, 3 और 4 को आपस में जमा करें तो 7 आएगा, 7 को डिवाइड करें 2 पे तो 3.5 आएगा। 109 है आइटम विद डिफिकल्टी इंडेक्स ऑफ 5%। अब देखिए 30% से कम, वही बात 30 से 70% तक एक्सेप्टेबल है, 70% से अबव वेरी इजी है, और 30% से कम हो तो डिफिकल्ट है, तो ये डिफिकल्ट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त है। 110 है क्वालिटी ऑफ अ टेस्ट इज टू गिव सेम स्कोर्स एट 2 टाइम्स इज कॉल्ड। देखो सेम स्कोर्स, ये जो मैंने लफ्ज बताए थे आपको वो आपने याद रखने हैं कि सेम स्कोर आएगा, चाहिए टेस्ट रीटेस्ट आ जाएगा, इंटररेटर या कंसिस्टेंसी, तो क्या आएगा, ये रिलायबिलिटी है। 111 Alfred Binet's major contribution was testing in the field of mental। अब देखो इसने IQ फार्मूला दिया था, ये सामने IQ फार्मूला देखे ये है, वो आपने इसको ये IQ फार्मूला लाजमी पूछा जाता है, ये आपने याद रख लेना। IQ इक्वल टू मेंटल एज ओवर क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100। नेक्स्ट है 112 है द सीरीज विच डिवाइड द कंट्री डिस्ट्रीब्यूशन इन 2 इक्वल हाफ्स इज कॉल्ड। देखो जब 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए, अब 1 से 9 तक डिजिट हैं तो इसमें जो 5 है वो क्या करता है, ये मतलब ना 2 रेंजेस को अलग करता है, उसे मीडियन कहते हैं। 113 है द स्कोर इन डिस्ट्रीब्यूशन विच हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज मोड। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मैंने बताया था क्या आएगा, मोड आएगा। मोड का मैंने पहले बताया था क्या चीज होता है, मोड में ये होता है कि वो जो मतलब वैल्यू दी जाती है वो बार बार रिपीट होती है। एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड, ये ऑप्शन गलत लिखा हुआ उसने, वैलिडिटी, क्योंकि कंसिस्टेंसी का वर्ड आए तो वो कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट का इज कॉल्ड रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड वैलिडिटी। ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त है। 115 है which type of test ends to have the lowest reliability। lowest reliability क्या होती है, ऐसे। अब ऐसे जो है ना इसमें रिलायबिलिटी का कम से कम 3 चांस होता है, क्योंकि देखो ऐसे एक बच्चों को कहा जाए कि ऐसे लिखे, अब जो ट्रू एंड फॉल्स है देखिए इसमें 2 ऑप्शन है, कंप्लीशन में 1 वर्ड होता है और मैचिंग में भी जारी बात है 2 कॉलम होते हैं आपस में मिलाए जाते हैं। इसमें 100% लायबिलिटी होती है, क्योंकि इसमें जो भी टेस्ट चेक करेगा उसको पता है ट्रू है तो ट्रू है, तो गलत है तो गलत है, फॉल्स है फॉल्स है, तो मतलब ये ज्यादातर एमसीक्यूज इस्तेमाल किए जाते हैं। जबकि ऐसे जो है ना ये रिलायबल नहीं होता, क्योंकि हर चेक करने वाला ऐसे को मुख्तलिफ मार्क्स देगा, सेम भी दे सकता है लेकिन हर एक चेक करने का मुख्तलिफ इसके चांस ज्यादा होते हैं, तो ऐसे जो है ना वो लोएस्ट रिलायबिलिटी में आता है। मोस्ट ऑफ द टेस्ट यूज्ड इन आवर स्कूल्स आर अचीवमेंट टेस्ट। हमारे स्कूल में अचीवमेंट टेस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। 117 है डैश इन्वॉल्व प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ द वैल्यू और वर्थ ऑफ मेजर्ड परफॉर्मेंस। देखिए किसी भी चीज की आप फाइनल डिसीजन, फाइनल जजमेंट, वर्थ और वैल्यू जब मेजर करते हैं तो वो इवैल्यूएशन होता है। देखो इसकी तरतीब ये है कि टेस्ट होता है सबसे पहले, फिर मेजरमेंट होता है, फिर असेसमेंट और फिर एंड पे इवैल्यूएशन। 118 है द टर्म इवैल्यूएशन यूजुअली कवर्स, क्या करती है, इवैल्यूएशन की टर्म में स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को, टीचर की परफॉर्मेंस को, इंस्ट्रक्शंस परफॉर्मेंस, यानी कि तमाम चीजों को एट द एंड होती है और इवैल्यूएशन इसको कहते हैं। ऑल ऑफ द अबव दुरुस्त है। 119 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रोवाइड अ ब्रॉड सैंपलिंग ऑफ कंटेंट। अब देखो एमसीक्यूज जो टेस्ट होता है ना इसमें क्या होता है, इसमें आप ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग के लिए क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब देखिए एक बुक का आपने टेस्ट लेना है बच्चे का, अगर आप उसमें ऐसे टाइप टेस्ट लेंगे तो क्या होगा कि आपने 5 क्वेश्चन देने हैं, तो फिर क्या होगा 5 क्वेश्चन, आप चैप्टर 10 हो तो 5 क्वेश्चन बनाने में आपको क्या होगा कि 5
क्वेश्चन में अगर एक क्वेश्चन लगा तो 5 चैप्टर कवर होते हैं, जबकि जो ये होता है क्या एमसीक्यूज होता है उसी में आप 50 मार्क्स का लगा लें तो वो 50 क्वेश्चन तक बन सकते हैं। तो एमसीक्यूज में ज्यादा कंटेंट को किया जा सकता है, सैम्पलिंग किया जा सकता है। 120 नॉर्म रेफरेंस टेस्ट आर डिजाइन टू रैंक पीपल अचीवमेंट। इसको नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में मैंने नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरियन टेस्ट आपको बता दिया था, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में स्टूडेंट्स के इंडिविजुअली कंपैरिजन किया जाता है और क्राइटेरियन रेफरेंस में मतलब जो क्लास होती है उसको कंटेंट बेस पे जज किया जाता है। अब देख लें नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में क्या डिफरेंस हो सकता है। देख लें कि नॉर्म में एनआरटी कहा जाता है और सीआरटी कहते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट को। इसमें सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं एनआरटी में और सीआरटी में टीचर्स का रोल होता है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है टोफल और अचीवमेंट टेस्ट होता है सीआरटी में। परसेंटाइल होती है एनआरटी में और परसेंटेज होती है सीआरटी में। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है एनआरटी में और क्राइटेरियन ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स होते हैं सीआरटी में। प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ फॉर्म एंड कंटेंट होता है और अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ फॉर्म एंड कंटेंट सीआरटी में होता है। मतलब आप सिंपल से ये याद कर लें कि नॉर्म रेफरेंस में कंपैरिजन स्टूडेंट्स होता है और रैंक किया जाता है, और जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होता है उसमें कंटेंट बेस पे किया जाता है कि फर्ज करो कि न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन आप कौन कौन बता सकता है। जो बता सकता है वो पास है, जो नहीं बता सकता वो फेल है। 121 है लायबिलिटी इज कंसर्न्ड विद द डैश ऑफ स्टूडेंट्स। कंसिस्टेंसी, ये वर्ड याद रख लें, टेस्ट रीटेस्ट कंसिस्टेंसी इंटरेटर, ये तमाम कीवर्ड जो है लायबिलिटी के लिए। 122 प्रोजेक्ट इज कंसर्न्ड विद प्रैक्टिकल वर्क, ये प्रैक्टिकल वर्क होता है। 123 dash is calculated by adding all the scores in distribution and then dividing that sum by the numbers of score। देखिए अब मैंने ये बताया था मीन मीडियन और मोड। मीन में क्या होता है, जितने भी हिस्से दिए जाए उनको आपस में जमा करें और जितने हिस्से हों उसकी टोटल तादाद पे तकसीम कर दें तो आपके पास मीन या एवरेज आ जाएगी। 124 है ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त है इसका। 124 है द प्राइमरी डिटरमिनेंट ऑफ अ ग्रेड इज द डैश ऑफ स्टूडेंट। जो प्राइमरी का मतलब डिटरमिनेंट होता है जो ग्रेड देने का, वो क्या होता है, परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस देखी जाती है। 125 है एन एबिलिटी टेस्ट इंक्लूड्स अचीवमेंट एप्टीट्यूड इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त है। 126 से वी यूज सिमुलेशन एज टीचिंग टेक्निक इन परफॉर्मेंस टेस्ट। सिमुलेशन होता है ये कि रोल प्ले, किसी ड्रामा को पेश करना, किसी हिस्टोरिकल इंसिडेंट को ड्रामाई अंदाज में पेश करना, तो ये परफॉर्मेंस होती है इसमें, तो ये सिमुलेशन टेस्ट या परफॉर्मेंस टेस्ट कहलाता है। 127 है द मेन पर्पस ऑफ क्लासरूम टेस्टिंग इज कंपेयर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस क्या की जाती है, कंपेयर की जाती है। 128 डायग्नोस्टिक टेस्ट इवैल्यूएशन इज डन आफ्टर टीचिंग। देखिए जब आप कोई चीज पढ़ाते हैं और बच्चा उसको पिक नहीं कर पाता तो फिर आप डायग्नोस करते हैं कि बच्चा उसको पिक क्यों नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि ये आफ्टर टीचिंग होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर है 129 व्हाट इज द इंडिविजुअल कैन परफॉर्म इन फ्यूचर इज मेजर्ड बाय एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में जो क्या होता है कि हम देखते हैं कि बच्चा जो है ना फ्यूचर में क्या कर सकता है, इससे पहले उसका टेस्ट लेते हैं। 130 is the best measure to avoid the guessing in a structured test is to use completion item। देखिए the best measure to avoid guessing, कि किसी के बारे में गैस से बचने के लिए क्या होता है कि स्ट्रक्चर टेस्ट होता है कंप्लेशन आइटम। देखो ट्रू फॉल्स में आप गैस लगा सकते हैं, मैचिंग आइटम में गैस लगा सकते हैं, मल्टीपल चॉइस में गैस लगा सकते हैं, लेकिन एक फिल इन द ब्लैंक्स आपने पूरी करनी है तो उसमें खुद से वर्ड लिखना है, उसमें गैस नहीं लगा सकते। 131 है the first and most important step in making a test is defining objective। सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे भाई ऑब्जेक्टिव क्या है, आप किसी भी चीज का टेस्ट लेना चाहते हैं। the final product of measurement is scores। जो फाइनल प्रोडक्ट ऑफ मेजरमेंट होती है वो स्कोर कहलाती है। 133 ऐसे टेस्ट हैव एडवांटेज ओवर द ऑब्जेक्टिव टेस्ट बिकॉज दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू ऑर्गेनाइज नॉलेज।
ऐसे टेस्ट हैव एडवांटेज ओवर द ऑब्जेक्टिव टेस्ट बिकॉज दे, अब देखिए ऐसे टेस्ट क्या होता है, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है वो देख ले, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू ऑर्गेनाइज नॉलेज, इसमें लिखने वाले को या स्टूडेंट्स को चॉइस दे दी जाती है कि वो क्या कुछ लिख सकता है, वो किस तरह अपने नॉलेज को ऑर्गेनाइज करता है, वो ऐसे टाइप टेस्ट दे सकता है। जबकि एमसीक्यूज ट्रू फॉल्स में वो क्या कर सकता है, अपनी तरफ से कोई राय नहीं दे सकता, तो नॉलेज को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता। तो ऐसे टाइप टेस्ट जो है ना ये सबसे बेस्ट है किसी भी किसी की पोटेंशियल एबिलिटीज को या क्रिएटिविटी को देखने के लिए। 134 है द बेसिक फंक्शन ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट इज टू फाइंड आउट स्टूडेंट्स अचीवमेंट, इसका जो बेसिक फंक्शन है ना ये मेजरमेंट का, एजुकेशनल मेजरमेंट का, वो स्टूडेंट्स के अचीवमेंट को तलाश करना है। इफ अ क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट इज रिलायबल देन स्कोर्स फ्रॉम टेस्ट आर कंसिस्टेंट। देखिए क्राइटेरियन टेस्ट मैंने पहले बताया था कि अगर रिलायबल हो तो फिर क्या होगा, ये कंसिस्टेंट होगा, ये चाहे जितने बंदे भी लेंगे वो जवाब वही आएगा और रिजल्ट वही आएगा जो मतलब क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में होगा, तो ये रिलायबल होगा। तो इसमें कंसिस्टेंसी होती है, याद रखें, कंसिस्टेंसी हमेशा रिलायबिलिटी में होती है। क्वेश्चन नंबर 136 है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इज एस्टैब्लिश्ड थ्रू लॉजिकल एनालिसिस। अब देखिए वैलिडिटी की कई एग्जाम मैं आपको बता देता हूं, देखें चार्ट मैंने साथ में अटैच किया है, काइंड्स ऑफ वैलिडिटी, इसमें इसकी दो एग्जाम बयान की गई हैं, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी मेजरमेंट में आ जाता है और इन्फेरेंस वैलिडिटी स्टडीज में आ जाता है। अब कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में आगे मजीद इसकी दो एग्जाम है, ट्रांसलेशन क्राइटेरियन होता है। अब ट्रांसलेशन क्या होता है, फेस और कंटेंट होता है, और क्राइटेरियन में 4 एग्जाम है, प्रिडिक्टिव, कॉन्कोरेंट, कन्वर्जेंट और डिस्क्रिमिनेंट। अब इसमें आ जाते हैं इन्फेरेंस वैलिडिटी में, देखें इंटरनल होता है और एक्सटर्नल होता है, तो ये इसकी एग्जाम है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इज एस्टैब्लिश थ्रू लॉजिकल एनालिसिस। अब इनके डेफिनेशन है वो मजीद फिर जो है ना इस पे एक वैलिडिटी और रिलायबिलिटी पे एक मुकम्मल लेक्चर में दूंगा, तो वो आपने इसको देख लेना है तसल्ली से। 137 है द स्टैंडर्ड ऑफ एरर ऑफ मेजरमेंट इज मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। द स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट, जो मेजरमेंट के अंदर जो गलती होती है, इज अ मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। 138 है which of the following is not a strength of multiple choice item, which of the following is not strength of multiple choice item, multiple choice item की इसमें जो है ना मजबूती नहीं होती, कौन सी चीजों में, इफेक्टिव टेस्टिंग ऑफ हायर कॉग्निटिव लेवल, बाकी चीजें होती हैं, कंटेंट सैंपलिंग भी होती है, स्कोर रिलायबिलिटी भी होती है, अलाउज फॉर एजुकेटेड गेसिंग ये होते हैं, लेकिन इसमें ये चीज नहीं होती, इफेक्टिव टेस्टिंग ऑफ हायर cognitive levels। 139 है when constructing multiple choice item it is best to make all option of the same length। अब इसका क्या मतलब होता है मैं आपको बता देता हूं, देखें इसमें यह है कि आप मल्टीपल चॉइस आइटम बना रहे हैं, एमसीक्यूज आइटम बना रहे हैं, तो आपको जो ऑप्शन बनाने हैं ना उसमें यह है कि उनके जो ऑप्शन हैं वो डिस्ट्रक्टर्स हैं वो सेम लेंथ के होने चाहिए। ये नहीं कि ऑप्शन नंबर ए तो 1 वर्ड का हो, ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो 10 वर्ड का हो, और फिर ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो 1 लाइन का हो, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो पूरा पैराग्राफ हो। तो ये एक मतलब एक अरेंजमेंट इसकी सही नहीं होती। तो फिर आप क्या करेंगे, इसको सेम आइटम मतलब सेम लेंथ हो, तो मेक ऑल ऑप्शन ऑफ सेम लेंथ। और क्वेश्चन नंबर 140 है use of many selected responses in a test can provide good objectivity। इसमें ऑब्जेक्टिविटी पाई जाती है। 141 है variation in the scores of an individual from time to time could be best judged by reliability techniques of test retest। देखो reliability के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है टेस्ट रिटेस्ट, सेम स्कोर्स, ये जो वर्ड है ना कीवर्ड आपने याद रखने हैं। तो इसमें क्या होगा कि टेस्ट और रीटेस्ट होगा, वेरिएशन इन द स्कोर, स्कोर में वेरिएशन जो है ना ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम टाइम टू टाइम, के टाइम टू टाइम होती रहती है, कुड बी बेस्ट जज, और इसको किसके जरिए बेहतरीन तरीके से क्या किया जाए, परखा जाए, बाय रिलायबिलिटी टेक्निक। एक रिलायबिलिटी टेक्निक होती है, तो टेस्ट टेस्ट लेते रहें तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि क्या होगा, रिजल्ट आपके सामने आता जाएगा और कंसिस्टेंसी इसमें बरकरार रहेगी। क्वेश्चन नंबर है 142 the most significant advantage of true false item is wide sampling।
अब इसमें देखें कि वाइड सैंपलिंग कैसे होती है। देखें जितने भी एमसीक्यूज या चॉइसेस वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप वाइड सैंपलिंग कर सकते हैं। अब एक चैप्टर आपने पढ़ाया है उसमें टोटली फर्ज करो कि 6 क्वेश्चन है, तो 6 क्वेश्चन में सिर्फ 6 आप उसके क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन एमसीक्यूज, ट्रू एंड फॉल्स या मैचिंग कॉलम जो होंगे ये आप बहुत ज्यादा बना सकते हैं उस चैप्टर में से। तो इस तरह जो एमसीक्यूज टेस्ट होता है या ट्रू फॉल्स या मतलब मैचिंग कॉलम्स होते हैं इसमें ज्यादा जो है ना ज्यादा सैंपलिंग की जा सकती है। 143 है इंप्रूवमेंट ऑफ स्कोर्स ऑन पोस्ट टेस्ट आफ्टर हैविंग द प्री टेस्ट द थ्रेट अफेक्टिंग द रिजल्ट्स इज रेफर्ड एज। देखिए आपने एक टेस्ट लिया है, पहले टेस्ट लिया है, बच्चे ने मार्क्स लिए हैं कि 30/100, फिर उसके बाद आपने एक चीज पढ़ाई है और कोई फैक्टर उसमें इन्वॉल्व किया है जिससे बच्चे के स्कोर 70 तक पहुंच गया। अब वो जो फैक्टर आपने इन्वॉल्व किया जिससे बच्चे के 70% तक मार्क्स पहुंचे हैं तो वो इंस्ट्रूमेंटेशन कहलाता है। 144 the most comprehensive term used in the process of educational testing is called evaluation। evaluation वाहिद वो चीज है जिस पे आप वर्थ वैल्यू या फाइनल जजमेंट कर सकते हैं। 145 है monitoring the outcome with reference to the objective, the term used is called evaluation। monitoring the outcome, देखिए एंड पे क्या होता है, हमेशा जब भी कहीं रिजल्ट होगा तो evaluation को होगा। क्वेश्चन नंबर 146 है लर्निंग डिफिकल्टीज ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन कैन बी चेक्ड विद द हेल्प ऑफ इवैल्यूएशन टाइप कॉल्ड। देखिए डिफिकल्टीज का जो आप याद रखें कि ड्यूरेशन इंस्ट्रक्शन जो है ना आप किसी भी चीज को सीखने में क्या करते हैं, डिफिकल्टीज पेश आ रही है तो वो डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा उसका, याद रखें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होगी उसकी। टेस्ट डिजाइन टू मेजर द नंबर ऑफ आइटम्स an individual can attempt correctly in a given time is referred type of test as speed। अब ये 47 और 148 क्वेश्चन को देखें, ये पावर और स्पीड क्या होती है। अब देखें इसमें मैं आपको डिफरेंशिएट कर देता हूं कि स्पीड क्या होती है बच्चे की और पावर क्या होती है। देखिए एक वक्त दिया जाता है कि आपने जो है ना 100 मिनट्स में क्या करना है कि 100 क्वेश्चन हल करने हैं। अब उसमें बच्चा जो है ना 75 क्वेश्चन कर सकता है, तो ये बच्चे की क्या है स्पीड है। अब आपने क्या करना है, बच्चे को जो है ना कहना है कि ये मतलब टाइम है और आपने ये चीज लर्न करनी है, सीखनी है। अब बच्चा अगर उस स्पेसिफिक टाइम में वो चीज लर्न कर जाता है तो वो उसकी लर्निंग पावर है। यानी कि लर्निंग पावर होती है कि वो उसकी स्पेसिफिक टाइम में सीखने की जो लर्निंग जो होती है उसकी वो पावर कहलाती है, और जो गिवन टाइम में जो क्वेश्चन हल कर सकता है वो उसको स्पीड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 149। क्वेश्चन नंबर 149 है 27% ऑफ द पेपर्स विद द हाईएस्ट स्कोर इक्वल टू लोएस्ट स्कोर 10 व्हेन हायर equal to 8 lower equal to 3 for item number 10 what is the index of facility difficulty for item number 10। देखिए ये फैसिलिटी इंडेक्स जो इसमें डिफिकल्टी लेवल मालूम करने का एक फार्मूला है, ये मैं जो है ना किस नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, पर इसका जवाब याद कर लें 0.55। 150 है इन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट number of alternatives number is 4, what would be the score of candidate who has done 40 items correctly and 9 items wrongly। अब देखिए इसको आप एक गैसिंग करेक्शन फार्मूला है उसमें देख लें कि सबसे पहले करेक्टेड स्कोर है इक्वल टू आर माइनस डब्ल्यू ओवर n माइनस 1। अब देखिए इसमें सबसे पहले r का मतलब क्या होता है, r है द नंबर ऑफ राइट रिस्पॉन्सेज, w जो है होता है नंबर ऑफ रॉन्ग रिस्पॉन्सेज, और n द नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर ईच आइटम। इसका गैसिंग करेक्शन फार्मूला के जरिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज पुट करेंगे तो 37 इसका आंसर आ जाएगा। 151 है स्पेयरमैन ब्राउन प्रोफेसी फार्मूला इज, स्पेयरमैन ब्राउन प्रोफेसी का फार्मूला है r इक्वल टू 2r ओवर 1 प्लस r। 152 है
एन एप्टीट्यूड टेस्ट मेजर, एप्टीट्यूड टेस्ट कब मेजर किया जाता है, किस लिए मेजर किया जाता है, पोटेंशियल एबिलिटी के स्टूडेंट्स के अंदर जो छुपी हुई सलाहियतें हैं ना वो जांचने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है। 153 द फर्स्ट स्टेप इन कंस्ट्रक्टिंग अ टेस्ट इज टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट टू यूज। अब सबसे पहले क्या होता है, आपने किस किस्म का जो टेस्ट है वो क्या करना है, इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है वो आपने डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट टू यूज, किस किस्म का टेस्ट करना है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जो है ना मजीद ऑब्जेक्टिव इसके डिजाइन करने हैं या मजीद जो सीक्वेंस है उसके जरिए आपने हल करना है इसको। 154 है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल व्हिच टाइप ऑफ टेस्ट टेंड्स टू हैव द लोएस्ट लायबिलिटी। अब देखें ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। लायबिलिटी मैंने आपको बताया था कि किसी भी टेस्ट की लायबिलिटी क्या है, उसमें टेस्ट, रीटेस्ट, सेम स्कोर्स और उसके बाद जो है ना कंसिस्टेंसी और इंटररेटर, ये तमाम जो लफ्ज जो है ना वो लायबिलिटी के रहते हैं। लेकिन इसमें बात की गई लोएस्ट लायबिलिटी की। देखिए ट्रू एंड फॉल्स कंप्लीशन मैचिंग कॉलम, ये जो बंदा भी चेक करेगा वही इसका रिजल्ट आएगा। 10 बंदे भी चेक करें तो ट्रू एंड फॉल्स के एक बच्चे के 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन गलत हैं तो वो 5 ही सब गलत करेंगे। तो लेकिन ऐसे एक क्रिएटिविटी के लिए इस्तेमाल हो जाता है, ये पोटेंशियल एबिलिटीज के लिए इस्तेमाल होता है, नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसमें जब ऐसे लिखवाया जाएगा तो इसमें जो जितने भी चेकर हैं, मार्क देने वाले हैं, वो हर एक जो है ना मुख्तलिफ तरीके से उसको मार्क देगा, अपने तरीके से उसको चेक करेगा। तो इसमें रिलायबिलिटी नहीं हो पाएगी, इसमें सेम स्कोर नहीं आएंगे, तो मुख्तलिफ स्कोर आएगा। तो इसको ऐसे जो है ना ये लोएस्ट रिलायबिलिटी वाला टेस्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर है 155 the chief point of distinction between teacher made test and standardized test lines in the area of norms। ये लफ्ज norms इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 156 है 75th percentile may also be termed as Q1, Q2, Q3, Q4। Q3 आएगा। देखें आप कोई भी चीज है उसके 4 पार्ट्स करते हैं, तो जब 4 पार्ट्स कर देंगे तो 100 में से 25, 25, 25 4 जगह पर डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर है 75th, तो 75th जो है ना तो क्वार्टर, तो 4 क्वार्टर बनेंगे, तो 3 को आपस में जमा करें 25 प्लस 25 प्लस 25 तो 75 बनेगा, तो Q3 आएगा ये। क्वेश्चन नंबर 157 है द क्वालिटी टेस्टिंग इन एजुकेशन इज ओनली रिस्पॉन्सिबल बाय यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट। ते ये जो है ना क्वालिटी टेस्टिंग इन एजुकेशन जो है ना वो किसके जरिए मुमकिन है, वो स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट के जरिए मुमकिन है। अचीवमेंट टेस्ट बैटरीज आर वाइडली यूज्ड एट डिग्री लेवल, ये डिग्री लेवल पे इस्तेमाल होती है। क्वेश्चन नंबर 159 है द स्केल दैट इज यूज्ड फॉर एटीट्यूड मेजरमेंट इज नेम्ड। देखिए ये एक लिकर्ट स्केल है, वैसे लिकर्ट ने इसको दिया था, इसी के नाम से इसका स्केल रख दिया गया लिकर्ट स्केल। अब देखिए इसमें सबसे पहले एटीट्यूड मेजर किया जाता है, भाई आपका एटीट्यूड किसी भी चीज के बारे में क्या है। अब मैंने किए देखें एक चार्ट अटैच किया है कि एग्जांपल ऑफ अ 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल के 1 2 3 4 5 है, उसमें 1 जो है ना स्ट्रांगली डिसएग्री है, 2 है डिसएग्री है, 3 है न्यूट्रल, 4 है एग्री और स्ट्रांगली एग्री है 5। अब इसमें या अपना एप्टीट्यूड बता सकते हैं कि आप किसी चीज की प्रोडक्ट के बारे में कितना जो है ना वो एग्री है, ये चीज होता है। द टाइप ऑफ द टेस्ट यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग डिपेंडेबल रैंकिंग ऑफ स्टूडेंट इज नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। देखो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में मैंने पहले बताया था कि इंडिविजुअली जो है ना क्या किया जाता है कि स्टूडेंट्स के दरमियान मतलब ये किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है और फिर इसको रैंक दिया जाता है स्टूडेंट्स को। 161 है द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज इन द ट्रू फॉल्स टेस्ट इज वाइड सैंपलिंग। पहले भी आया था कि वाइड सैंपलिंग इसके लिए हो जाती है। क्वेश्चन नंबर है 162 अ टेस्ट डिजाइन टू नो द स्टूडेंट्स पोजीशन इन अ ग्रुप इज कॉल्ड नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो स्टूडेंट्स आते हैं तो वो ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में आता है। जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होता है वो कंटेंट बेस्ड होता है कि किसी बच्चे को एक क्वेश्चन आ गया तो वो सारे अगर 10 बच्चे उनमें से 5 को आ गया तो पास हैं और 5 को नहीं आया तो फेल हैं। जबकि जो नॉर्मल रेफरेंस टेस्ट में पोजीशन दी जाती है कि इस बच्चे ने इतने मार्क्स हासिल किए हैं, इसको इस रैंक पर रखा गया है, तो ये चीज है ना पोजीशंस तो नॉर्मल रेफरेंस टेस्ट में होती है।
163 a sum of question is called test. अब देखिए तरतीब से लिखे हुए हैं टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट और इवेल्युएशन। 164 द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर इज, कि जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है मेजर करने के लिए उसको टेस्ट कहते हैं। 165 मेजरमेंट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। 166 evaluation is value, judgment, final decision. 167 the scores of a student in a paper is measurement. देखिए स्कोर जब स्टूडेंट्स के लिखे जाएंगे वो क्या होगा, मेजरमेंट में आएगा। 168 है a test answer the question how well, कि how well का जो आंसर है वो टेस्ट के लिए होता है। मेजरमेंट आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, मेजरमेंट हमेशा क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव होता है, और मच मिकदार बताई जाती है। क्वेश्चन नंबर 170 एवेल्युएशन आंसर द क्वेश्चन हाउ गुड, ये मतलब किसी भी अल्फाज में बयान किया जाता है, मतलब हाउ गुड है, कितना अच्छा है, पास है, फेल है, तो ये चीज आती है। अब हाउ वेल टेस्ट होता है, और हाउ मच होता है क्वांटिटेटिव, और हाउ गुड होता है ये जो है ना एवेल्युएशन का इसका आंसर देता है। 171 है सिंबल इंडिकेटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इज ग्रेड। ये जो है ना सिंबल्स ग्रेड के लिए इस्तेमाल होता है। सिंबल इंडिकेटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इज ग्रेड, ए बी सी, मतलब यहां तक जो ग्रेड दिए जाते हैं प्लस बी प्लस। 172 है इवेल्युएशन टेक्निक्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। देखिए जितना मतलब जो चीज आप मेजर करना चाहते हैं तो उसको वही चीज मेजर की जाए तो फिर वैलिडिटी कहलाती है, और एवेल्युएशन टेक्निक जो है ना इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। 173 CRT criterion reference test is clearly defined and delimited domain of learning task. Criterion reference test में learning task इस्तेमाल किया जाता है। 174 है evaluation is the systematic process of collecting, analyzing data in order to make judgment. याद रखें लफ्ज judgment जो है ना final decision एक decision होता है, final decision, और जो है ना value and worth ये evaluation में आता है। 175 है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव मस्ट इंक्लूड एक्शन वर्क। देखिए इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव में यह है कि आप किस चीज का क्या करते हैं, काम करने का कहते हैं, जैसे फेच अ ग्लास ऑफ वाटर, गो, कम हियर, अच्छा सिट डाउन, स्टैंड अप, ये तमाम जो लफ्ज है ना एक्शन वर्ब है। 176 है द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स नीड टू बी एवेल्युएटेड, ये एवेल्युएट किया जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स को। 177 है यूजुअली एनआरटी इज नॉट यूज फॉर नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, किस लिए इस्तेमाल नहीं होते, मेजर ऑफ अचीवमेंट इसके लिए इस्तेमाल होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम ये भी इसके लिए इस्तेमाल होते हैं, मास्टरी टेस्टिंग डोमेन इसके लिए इस्तेमाल नहीं होते, एक सब्जेक्टिव आइटम इसके लिए भी इस्तेमाल होते हैं। तो ये हमारा चैप्टर मुकम्मल हो गया, तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।